नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बड़ी बहन ने छोटी बहन के पति से शादी के लिए रचाया खेल, तो छोटी बहन ने बड़ी बहन का किया वो हाल कि उसके होश ठिकाने आ गए। बुढ़िया, तुझे जासूसी करने का बहुत शौक चढ़ा है। क्या देख रही थी चुप चुप कर? मैंने तुझे बाथरूम साफ करने को कहा था ना। तू तो क्या करने आई थी यहाँ? देख, अपने काम से काम रख, वरना तेरे बेटे के साथ साथ तेरी प्यारी सी पोती को भी जहर देकर मार डालूंगी। बहू ने जब ऐसी तीर के समान शब्द बोले तो कमल जी मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन उन्होंने स्नेहा को अपने घर की बहू बनाया था। इतने खुश थे उनके घर के सभी लोग और वह खो गई इन दिनों की यादों में जिस दिन वह लोग पहली बार अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रही थी। तभी उनकी पड़ोसन बोली, कमला बहन, ओ कमला बहन, क्या तू अब तक तैयार नहीं हुई? अरे मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बता दिया था ना कि आज तुम्हारे बेटे राहुल के लिए लड़की देखने जाना है, फिर भी तुम तैयार नहीं हुई। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें सचमुच याद नहीं था या फिर तुम हमारे साथ लड़की देखना जाना ही नहीं चाहती? तुम्हारे मन में जो भी है पहले ही साफ साफ बता दो बहन, वरना बाद में तुम ये मत कहना कि रमा बहन ही जबरदस्ती वहां लेकर गई थी। कहती हुई कमला जी की पड़ोसन रमा जी बड़बड़ाती हुई कमला जी पर प्यार भरे गुस्से से बोले जा रही थी। तभी कमला जी किचन से पानी का गिलास ट्रे में लाकर बाहर निकलती हुई मुस्कुराकर बोली, अरे रमा बहन, पहले आप शांति के साथ बैठिए तो सही, फिर सुना लेना जितना सुनाना है। तभी रमा जी बोली, अरे मुझे शांति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसके साथ आप मुझे बैठने के लिए कह रही हैं, कहाँ है शांति? और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से कमला जी के पति राम सिंह जी गहनों का थैला कमला जी को पकड़ाते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई। लो, मैं तुम्हारे सारे गहने लॉकर से निकाल कर ले आया हूँ। अब जो मर्जी पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना रमा भाभी फिर से गुस्सा करने लगेंगी। तभी रमा जी बोली, हाँ हाँ भाई साहब, समझा दीजिए अपनी पत्नी को, वरना ये फिर से मेरी डांट सुनेंगी। कहते हुए सभी लोग हंस पड़े। जब सभी लोग तैयार हो गए तब राहुल ने गाड़ी निकाली और सभी लोग राहुल के लिए लड़की देखने चले गए। सभी लोगों ने इधर उधर की बातें की, नाश्ता हुआ, फिर आई बारी लड़की देखने की। तभी रमा जी ने लड़की की माँ से कहा, सीमा बहन, अब अपनी बेटिया को भी बुला दीजिए। तभी सीमा ने अपनी छोटी बेटी गौरी से कहा, बेटा तुम अपनी बड़ी बहन स्नेहा के साथ आओ तो उसे भी अच्छा लगेगा। स्नेहा ने सोप सुपारी का डिब्बा पकड़ा और हॉल में चली गई जहाँ सभी लोग बैठे थे। राहुल ने जब स्नेहा के साथ उसकी छोटी बहन गौरी को देखा तो वह बिना मेकअप के भी स्नेहा से कहीं ज्यादा सुंदर और मासूम लग रही है। उसी प्रकार राहुल की मम्मी पापा को भी स्नेहा की जगह गौरी ही ज्यादा सुंदर लगी। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कह दिया कि हम लोग घर में जाकर आपस में विचार विमर्श करके बताएंगे। स्नेहा ने मम्मी पापा भी राहुल को देखकर खुश थे क्योंकि वह भी बहुत ही सुंदर और हैंडसम लग रहा था, इसे देखकर कोई भी अपना दिल दे बैठता। बस वही हुआ स्नेहा के साथ भी, वो भी राहुल पर फिदा हो गई। लेकिन जब राहुल के घर वालों ने उन्हें समाचार दिया कि वे लोग स्नेहा को नहीं बल्कि गौरी को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं तो स्नेहा का दिल ही टूट गया। स्नेहा के मम्मी पापा को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, स्नेहा की जगह अगर गौरी भी उस घर में जाती है तो क्या होगा, हमारी ही बेटी उस घर में राज करेगी। स्नेहा का विवाह हम कहीं और कर देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी और गौरी के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और स्नेहा को समझा दिया कि राहुल नहीं तो उससे शादी करने के लिए कोई और भी मिल सकता है। स्नेहा उस समय सबके सामने तो मान गई क्योंकि वह ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी, वरना उसे सभी लोग स्वार्थी कहते। इसलिए इसने सबके सामने सहज ही स्वीकार कर लिया।
कि राहुल के साथ गौरी की शादी करने में उसे कोई एतराज़ नहीं है। उस दिन से स्नेहा और भी ज़्यादा खुश होने का नाटक करने लगी थी ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो, लेकिन वह अंदर ही अंदर गौरी को राहुल के साथ खुश देखकर जल रही थी। उसने राहुल और गौरी की शादी की रस्मों के बीच कई ऐसे छोटे छोटे काम बिगाड़ने की कोशिश की ताकि लोग गौरी को अब सकूनी कहें। कभी वह जलता हुआ दिया बुझा देती, कभी हल्दी जिसे दूल्हा दुल्हन को लगाना था उसमें मिर्च डाल देती, दुल्हन के नहाने के पानी में छुपके से चूने का पानी डाल दी, जिससे हल्दी वाले शरीर में डालते ही शरीर के अंग लाल हो गए। और भी उससे जितना बना उसने सारे काम बिगाड़ने के हथकंडे अपनाए, लेकिन दिखाती ऐसी थी कि किसी को उस पर शक ही ना हो। फिर भी जैसे जैसे राहुल और गौरी की शादी हो गई, स्नेहा पछताती रह गई। अब शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई। उसमें राहुल की मम्मी ने अपनी बहू गौरी को 20 लाख रुपए के हीरो के गहनों का सेट दिया। इसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। स्नेहा तो जल भुन रही थी, लेकिन उस समय चुप रही। अब जब गौरी और राहुल हनीमून ट्रिप पर गए और गौरी अपनी बड़ी बहन को खुश करने के लिए राहुल अपनी फोटो भेजती, तो वह खुश होने की बजाय ज्यादा दुखी हो जाती और मन ही मन कहती, एक न एक दिन तुझको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी गौरी। अब शादी के 6 माह बाद जब गौरी ने सभी को खुशखबरी सुनाई, तो घर के सभी लोग बहुत खुश हुए कि उनके घर में भी अब एक नन्हे की किलकारी गूंजने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश स्नेहा थी, क्योंकि इसने जो प्लान कर रखा था वह पूरा जो होने वाला था। अब जैसे ही गौरी का 9वां महीना स्टार्ट हुआ, उसके पैरों में और चेहरे में सूजन होने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया तो उसे कुछ दवाई देकर बेड रेस्ट के लिए कह दिया गया। अब गौरी की सास कमला जी की तबीयत भी ठीक न होने के कारण गौरी को काम करने और घर संभालने के लिए एक सहयोगी की आवश्यकता हुई। स्नेहा ने एक बार तो थोड़ा नुकुर किया, फिर स्नेहा की मम्मी सीमा जी ने उसे समझाया कि बहन ही बहन के काम आती है। वे लोग तुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, ना कि काम वाली बाई पर। काम वाली बाई तो 1-2 घंटा काम करके चली जाएगी, लेकिन तू उसकी बहन है, 24 घंटे उसके साथ रहेगी तो उसे बहुत मदद मिलेगी। स्नेहा तो यही चाहती थी कि उसे गौरी के ससुराल जाने दिया जाए, इसलिए वह बिना ज्यादा नखरे किए जल्दी ही अपनी बहन की सेवा करने के लिए उसके ससुराल चली गई। स्नेहा के आ जाने से गौरी बहुत खुश रहने लगी थी। वे दोनों बहनें अपने बचपन की बातें याद करके कभी हंसती तो कभी मायूस होती, तो कभी एक दूसरे को समझती। ऐसे ही स्नेहा को गौरी की ससुराल गए 1 महीना हो गया था। स्नेहा राहुल के पास जाने के 1000 बहाने ढूंढती, लेकिन राहुल उससे दूर ही रहता था। एक दिन गौरी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि गौरी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बच्चा या माँ किसी की भी जान जा सकती है। राहुल बच्चा और माँ दोनों को ही नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बच्चे को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन गौरी की हालत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए सभी को बच्चे से तो मिलने दिया गया, लेकिन उस समय गौरी से नहीं मिलने दिया गया। उसे दिन रात के समय स्नेहा ने देखा कि एक औरत की जान चली गई है और उसी डेड बॉडी को स्ट्रेचर में रखकर कुछ बाढ़ वाले लोग पोस्टमार्टम हाउस की ओर ले जा रहे हैं। स्नेहा ने उस डेड बॉडी के बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि वह डेड बॉडी लावारिस है, किसी ने उसे भर्ती कर दिया, लेकिन दोबारा उसकी खोज खबर लेने कोई नहीं आया। स्नेहा का तो काम ही बन गया। उसने रात भी सभी को घर जाने के लिए कह दिया और राहुल को बच्चे के पास बैठा दिया और खुद गौरी के पास रहने की बात कहकर वह उसके रूम के पास ही बैठी रही। जब सभी लोग वहां से चले गए, तब स्नेहा ने अपने साथ पढ़ने वाले कुछ लोगों को फोन किया और सारी घटना के बारे में समझा दिया और डॉक्टर को उसका मुंह बंद रखने के लिए उसकी मुंह मांगी कीमत देकर गौरी का डिस्चार्ज ले लिया और उसे राहुल के ही घर के तहखाने में डलवा दिया। वहां उसकी दवाई, गोली
सभी चीज़ों की पूरी व्यवस्था करवा दी। डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज भी वही करवा लिया। सभी को उसने पैसों का लालच देकर ऐसे उल्टे सीधे काम करवा लिया। सुबह हुई तो डॉक्टर ने बताया कि गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। स्नेहा ने खुद उस डेड बॉडी के चेहरे को किसी को नहीं देखने दिया और उसका अंतिम संस्कार करवा लिया। राहुल गौरी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, इसलिए वह अब उसके गम में ऐसा डूब गया कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। वह गौरी की साड़ी, चूड़ी, बिंदी और जो भी चीजें गौरी की उस कमरे में थी अपने पास इकट्ठा करके रखता, उन्हें किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता था। उधर कमला जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण और बहू के चले जाने के गम से वह और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। उनसे अब राहुल की बेटी की सेवा भी नहीं हो पाती थी, इसलिए अब घर के सारे काम के साथ साथ राहुल की बेटी की जिम्मेदारी भी स्नेहा के कंधों पर आ गई थी। स्नेहा दौड़ दौड़ कर कभी कमला जी के लिए गर्म पानी, तो कभी खाना, तो कभी दवाई लेकर देती, तो कभी छोटी बच्ची को नहलाती धुलाती, खिलाती पिलाती, साथ साथ राहुल का भी पूरा ध्यान रखती। वह राहुल को बहुत समझाती कि जो हो गया उसे तो कोई नहीं बदल सकता, इसलिए अपनी छोटी सी नन्ही गुड़िया के लिए आपको हिम्मत करके जीवन जीना होगा और काम करना होगा। स्नेहा का कर्तव्य परायण और समर्पण के भाव को देखकर राम सिंह जी और कमला जी ने सोचा, क्यों ना हमने जो गलती पहले की है उस गलती को सुधार लें। सबसे पहले तो हम स्नेहा को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे ना, लेकिन गौरी उससे भी ज्यादा अच्छी लगी और राहुल को वही पसंद आई, इसलिए हमने गौरी से शादी की। तो क्यों ना स्नेहा की शादी राहुल से कर दी जाए, अगर स्नेहा की मर्जी होगी तो, क्योंकि मैंने देखा है वह राहुल के साथ भी ऐसे पेश आती है जैसे वो उसकी पत्नी ही हो। कभी वह उसे डांट देती है तो कभी बहुत ज्यादा प्यार बरसाने लगती है। कमला जी अपने पति राम सिंह जी से ऐसा कह रही थी। स्नेहा दरवाजे की ओट में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वह तो मन ही मन खुश हो रही थी, वह तो इसी समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन राम सिंह जी बोले, कमला तुम कैसी बातें कर रही हो? स्नेहा अभी कुंवारी है और हमारा बेटा शादीशुदा है। वो बेचारी तो हमारी मदद करने यहाँ आई है और हम उसका नाजायज फायदा उठाएंगे? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? राम सिंह जी की बातें सुनकर स्नेहा ने अपने माथे को पीट लिया। वह निराश होकर वहीं बैठ और सोचने लगी, इस बुड्ढे को क्या जरूरत है बीच में टांग डालने की? पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। तभी कमला जी ने राम सिंह जी को समझाते हुए कहा, जी उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगे, बल्कि उससे उसकी मर्जी पूछेंगे। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा दुख सुख हम काटेंगे। तभी गुड़िया के रोने की आवाज आई। कमला की तो अपने बिस्तर से जल्द ही नहीं उठ पाई, लेकिन राम सिंह जी दौड़कर गुड़िया के पास गए तो देखा स्नेहा उसे ऐसे चुप करा रही थी जैसे वह उसी की बेटी हो। गुड़िया को इतना प्यार करता देख, उसकी इतनी परवाह करता देख राम सिंह जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने स्नेहा से कुछ नहीं कहा, चुपचाप दरवाजे के पास से झांक कर देखा और वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें लगा कि स्नेहा ने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन स्नेहा का ध्यान तो दरवाजे की तरफ ही था, क्योंकि वह तो दिखावा कर रही थी। उसने तिरछी नजर करके राम सिंह जी को देख ही लिया, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन खुश हो रही थी। चलो, बुड्ढे ने अपनी आंखों से देख लिया कि मैं गुड़िया का कितना परवाह करती हूँ। उधर राम सिंह जी भी खुश हो रहे थे कि चलो, एक बहन की तकलीफ दूसरी बहन अच्छी तरह से समझ पा रही है। स्नेहा ने ज्यादा प्यार गुड़िया को कोई दूसरी औरत दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह उसकी बहन की बेटी है, इसलिए वह बाद में भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देगी। ये बात उन्होंने अब कमला जी को बताई तो कमला जी को भी लगा कि उनके पति ठीक ही कह रहे हैं और उन्होंने एक दिन मौका पाकर पहले स्नेहा के मन की बात जाननी चाहिए। उन्होंने स्नेहा से अपने बेटे से शादी करने की बात कही तो सबसे पहले तो स्नेहा ने ना नुकुर की, लेकिन थोड़ी देर घुमा फिरा कर बात करने के बाद ये कहकर मान गई कि मेरी बहन की बेटी को
मैं कोई दूसरी औरत के हाथ नहीं लगने दूंगी, वरना पता नहीं कौन कैसी आएगी और मेरे जिगर के टुकड़े को कैसे रखेगी, पता नहीं। इसलिए मैं गुड़िया की खातिर उसकी माँ बनने के लिए तैयार हूँ। इश्तिहा की रजामंदी से राहुल के मम्मी पापा तो खुशी से पूरे नहीं समा रहे थे, लेकिन उनके सामने उससे भी बड़ी चुनौती थी, राहुल को इश्तिहा के साथ शादी करने के लिए मनाना। फिर भी उन्होंने एक दिन मौका पाकर राहुल से भी गुड़िया के भविष्य के खातिर इस्नेहा से शादी करने के लिए मना ही लिया। राहुल ने बहुत मना किया, यहाँ तक कि राहुल तो उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए संन्यास धारण करने तक का विचार कर रहा था। लेकिन जब उसके मम्मी पापा ने उस मासूम सी बच्ची का हवाला दिया, तब कहीं वह इस्नेहा से शादी करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन राहुल ने इस्नेहा से कह दिया था कि वो उसके साथ गुड़िया के उज्जवल भविष्य के लिए ही शादी कर रहा है, वह उससे और ज्यादा की उम्मीद ना करे। फिर भी इस्नेहा मान गई। इसमें राहुल के मम्मी पापा ने इस्नेहा का त्याग समझा और उसकी इज्जत उन दोनों की नजरों में और ज्यादा बढ़ गई। अब उन्होंने साधारण तरीके से राहुल और इस्नेहा की शादी कर दी। इस्नेहा तो मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन राहुल को हर जगह केवल गौरी ही दिखाई देती थी। इस्नेहा ने सोचा उसकी शादी के बाद भी मुंह दिखाई की रस्म होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही वे दोनों हनीमून ट्रिप पर गए। राहुल ने गुड़िया की सेहत का हवाला देकर हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया। ये सब इस्नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने तो सोचा था जिस तरह से गौरी के साथ सारी रस्में और रिवाज पूरे किए गए थे, वैसे ही इस्नेहा के साथ भी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस्नेहा अपने सास ससुर से उस बारे में बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने तो उन दोनों की शादी मजबूरी में करवाई थी। एक तरफ तो इस्नेहा को पहले से ही गौरी के साथ शादी करने का गुस्सा था, दूसरी तरफ से उसके साथ वह सारी रस्में नहीं की गई जो गौरी के साथ हुई थी, उसका भी उसे बहुत गुस्सा था। लेकिन वह अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अब इस्नेहा का व्यवहार अपने सास ससुर और गुड़िया के प्रति बदलने लगा। अब इस्नेहा अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बताकर कमला जी से काम करवाने लगी और बाहर से दूध सब्जी लाना हो, किराना सामान लाना हो, वो सब काम राम सिंह जी से करवाती ही। और 1 रुपए की भी हेरा फेरी होती तो उन्हें खूब डांटती। अब उन्हें काम बताने में भी उसे थोड़ी सी भी झिझक महसूस नहीं होती थी। गुड़िया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अब वह स्कूल भी जाने लगी। शुरू में तो इस्नेहा उसके लिए खुश होकर टिफिन बनाती, टिफिन में एक से बढ़कर एक आइटम बनाती, लेकिन धीरे धीरे उसने उसके टिफिन में सिर्फ सूखी रोटी और अचार डालना शुरू कर दिया। जब गुड़िया अपनी माँ से टिफिन में कुछ अच्छा चीज डालने को कहती तो वह उसे मारने पीटने लगती और कहती, क्यों, मैं तेरे बाप की नौकरानी हूँ क्या जो मैं तेरा हुक्म मानूंगी? खाना है तो खा, वरना ये भी नहीं मिलेगा। और अगर मेरी शिकायत अपने पापा या अपने दादा दादी से की ना तो तुझे बाथरूम में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। बेचारी नन्ही सी जान डर जाती और किसी से कुछ भी नहीं कह पाती कि उसकी माँ उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार करती है। कमला जी बीमार रहने के कारण घर पर ज्यादा काम नहीं कर पाती, लेकिन पोती के प्यार के कारण जबरदस्ती उठाकर उनके घर के काम करने पड़ती, वरना इस्नेहा उस छोटी सी लड़की से घर के काम करवाती थी। एक दिन कमला जी बाथरूम साफ कर रही थी, तभी 2 लड़के एक औरत को तहखाने से निकालकर बाहर की तरफ सकरी गली की तरह से लेकर जा रहे थे। कमला जी ने छुपकर उनका पीछा किया तो देखा उनकी बहू गौरी जिंदा है और वे दोनों लड़के उसे एम्बुलेंस में बैठाकर घर के पीछे के रास्ते से कहीं लेकर जा रहे हैं। वह जल्दी से वापस आने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा इस्नेहा उनके सामने खड़ी थी। उसी समय राम सिंह जी भी बाथरूम जाने के लिए उधर ही गए हुए थे। इस्नेहा ने कमला जी की चोटी पकड़ी और कहा, क्यों बुढ़िया, बहुत जासूसी करती है? तू क्या देख रही थी चुप छुप कर? कमला जी बोली, इस्नेहा, हमारी बहू गौरी बहू जिंदा है क्या? तुझे बात पता है? मैं तो ये बात तुझे ही बताने आ रही थी।
स्नेहा बोली, बढ़िया, गौरी को मरे 5 साल हो गए हैं और तुम कह रही हो कि गौरी जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? जरूर तूने गौरी का भूत को देखा होगा। और मैंने तो तुझे बाथरूम साफ करने के लिए कहा था ना, तो तू यहाँ क्या करने आई थी? अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? देख, दोबारा तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो तुम दोनों बुढ़ी बुढ़िया के साथ साथ उस छोटी सी तुम्हारी प्यारी पोती और तुम्हारे बेटे को भी जहर दे दूंगी। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? गुड़िया तो तुम्हारी बहन की बेटी है ना, और तुम तो उससे कितना प्यार करती हो। और राहुल तो तुम्हारा पति है जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। अच्छा बुढ़िया, तो तुम यही सब करती रहती हो? मैं किससे प्यार व्यार नहीं करती, समझी? मुझे तो बस तुम सबसे बदला लेना था। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे गौरी के सामने रिजेक्ट किया था ना। गौरी तुम सबको अच्छी लगी थी ना, और मैं थी बुरी, तो चलो बुरी ही सही। अब देखना मैं आप लोगों के साथ कितना और कैसा बुरा कर सकती हूँ। राम सिंह जी ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। वे वहीं पर लुढ़क गए। उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया था। स्नेहा ने देखा अब तो इस बुड्ढे को भी सच्चाई पता चल गई, तो उसने उन्हें वहां से नहीं उठाया और कमरे में चली गई। कमला जी ने अपने पड़ोस से 2 लड़कों को बुलाया और राम सिंह जी को उनकी मदद में अपने घर तक ले गई। राहुल को फोन लगाया और बताया कि उसके पापा के हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वह जल्दी से अस्पताल पहुंचे और वह राम सिंह जी को लेकर उन्हीं लड़कों की मदद से अस्पताल पहुंच गए। राहुल से पहले स्नेहा भी अस्पताल में पहुंच गई और कमला जी से कहा, देख बुढ़िया, अगर तूने राहुल से थोड़ी सी भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो अपने बेटे और पोती से हाथ धो बैठेगी। कमला जी केवल आंसू बहाती रही। राहुल उस अस्पताल के डॉक्टर से बोला, पैसे की चिंता ना करे, लेकिन उसके पापा ठीक होने चाहिए। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद राम सिंह जी काफी हद तक ठीक हो गए। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तो स्नेहा का जुर्म दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह कमला जी से घर के सारे काम करवाती, और अगर वे मना कर देती तो कभी कभी स्नेहा उन पर हाथ भी उठा देती और एक ही धमकी देती कि वह उनके बेटे और पोती को जहर देकर मार डालेगी। एक दिन तो हद ही हो गई जब बहू ने दोनों बुढ़ी बुढ़िया को कई दिनों से बंद पड़े स्टोर रूम में 2 दिनों से बंद करके रख दिया था। उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि स्नेहा गुड़िया को उसके स्कूल आने के बाद खाना ना देकर उस नन्ही सी जान के घर के ढेर सारे बर्तन धुलवा रही थी। और कमला जी को उस दिन बुखार होने की वजह से वह सुबह के काम नहीं कर पाई थी, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू, गुड़िया को खाना खाने लेने दो, स्कूल से आई है, उसे भूख लगी होगी, मुझे ठीक लगेगा तो मैं ही उठकर बर्तन धो लूंगी, लेकिन गुड़िया पर इतना जुल्म मत करो। बस इतना कहना था कि स्नेहा कमला जी को काम चोर कहकर मारने लगी। तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और काम नहीं करती कहकर जब बहुत ज्यादा मारने लगी तो राम सिंह जी से देखा नहीं गया। उन्होंने बीच बचाव के लिए सिर्फ इतना ही कहा, बहू, मेरा बेटा ऑफिस के काम से 8 दिनों के लिए बाहर गया है, इससे तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं। जो अपनी माँ सम्मान सास को इतना बेरहमी से मार रही हो। इतना कहना था कि वह राम सिंह जी पर ही बरस पड़ी। उसने अपने हाथ काट लिए और उन्हें भी 1-2 थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिए और घसीटते हुए उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। जब वह उन लोगों को स्टोर रूम में लेकर जा रही थी तब भी उन्होंने गौरी को कहीं ले जाते हुए देखा। उधर गुड़िया ने अपनी मम्मी के मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया और अपने पापा को भेज दी। वीडियो को भेजने के बाद उसने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। जब राहुल ने वह वीडियो देखा तो वह दंग रह गया। इत्तेफाक से वह उसी दिन वापस आ रहा था। वह जैसे ही घर पहुंचा तब स्नेहा घर पर नहीं थी, केवल गुड़िया ही घर पर थी। उसके मम्मी पापा भी उसे दिखाई नहीं दिए। जब राहुल ने अपनी मम्मी पापा और उस वीडियो के बारे में गुड़िया से पूछा तो उसने सारी बातें बता दी कि उसकी माँ ने उसके दादा दादी के साथ क्या किया है। वह सबसे पहले स्टोर रूम में गया
और अपनी मम्मी पापा को बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन कमला जी ने मना कर दिया। लेकिन राहुल के बार बार पूछने पर उन्होंने वह सारी बातें बता दी कि किस तरह स्नेहा ने गौरी को छुपा कर रखा है और उन्हें धमकी देती है कि वह उनके बेटे और पोती को भी जहर देकर मार डालेगी। तब इन्होंने प्लानिंग की, वही उन्हें बाहर निकालेगी ताकि उसे शक ना हो, वरना गौरी की जान को खतरा हो सकता था। राहुल तुरंत पुलिस स्टेशन गया और उसने गुड़िया का बयान लिखवाया। गुड़िया ने सारी सच्चाई पुलिस को बताई और ये भी बताया कि उसके दादा दादी स्टोर रूम में बंद है। राहुल जब घर वापस आया तब तक स्नेहा वापस घर आ चुकी थी। उसने देखा गुड़िया अपने पापा के पास बहुत खुश है। उसने उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और इशारा किया कि वह अपने कमरे में जाए और राहुल से गले लगकर बोली, अरे आपका भाई जी, आपने तो आने की सूचना भी नहीं दी। राहुल हंसते हुए बोला, अरे मैं अगर तुम्हें बता देता तो तुम्हें सरप्राइज कैसे दे पाता। सरप्राइज का नाम सुनते ही स्नेहा खुशी से उछल पड़ी और बोली, सरप्राइज? अरे कहाँ है मेरा सरप्राइज? तभी राहुल ने एक सीटी बजाई। तभी पुलिस कांस्टेबल के साथ लेडीज पुलिस भी उसके घर पर आ दमकी। पुलिस को देखकर स्नेहा थर थर कांपने लगी और राहुल की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ये क्या बेहुदा मजाक है राहुल, तुमने पुलिस क्यों बुलाई है? तब एक पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, आपके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि आपने अपने सास ससुर को लापता किया है। स्नेहा घबराकर बोली, अरे मैंने लापता नहीं किया है, वे लोग तो घर में ही है। तो कहाँ है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पुलिस अधिकारी ने कहा और सभी पुलिस कर्मचारियों को उनके घर में उन्हें ढूंढने के लिए कह दिया। सभी लोग उनके घर में ढूंढने लगे, लेकिन उसके साथ सास ससुर कहीं नहीं मिली। तब स्नेहा बोली, अरे नहीं, मेरे सास ससुर घर पर ही हैं, मुझे छोड़िए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। पुलिस वाले बोले, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम भाग गई तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब स्नेहा ने स्टोर रूम का ताला खोला और अपने सास ससुर को आवाज लगाई। स्टोर में धूल और गंदगी होने के कारण वे दोनों बुजुर्ग बेहोश हो गए थे, क्योंकि 2 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब तो स्नेहा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लग गया। राहुल जल्दी से अंदर गया और अपनी मम्मी पापा को उठाकर लाया, तो उसके साथ पुलिस वालों ने भी सहयोग किया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तब उन्हें होश आया तो पुलिस ने उनसे पूछा कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ और कब से हो रहा था। तब कमला जी और राम सिंह जी ने बताया कि उनकी बहू गौरी जिंदा है और स्नेहा उन्हें धमकी देती थी कि अगर उन्होंने इस बारे में हमने राहुल को या किसी और को बताया तो वह हमारे बेटे और पोती को जहर देकर मार डालेगी। वह हमारे बेटे और पोती से कोई प्यार नहीं करती थी, वह तो अपना बदला लेने आई थी और उसे हमारे धन दौलत से ही मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन से राहुल को पता चला था गौरी जिंदा है, उसने उन लड़कों को जो गौरी को हमेशा बेहोशी का इंजेक्शन देकर रखते थे और समय समय पर उसे अस्पताल लेकर जाते थे, उन्हें स्नेहा से ज्यादा पैसे देकर अपने पक्ष में कर दिया और उन्हें ऐसा दिखावा कराने के लिए कहा कि गौरी अभी भी बेहोशी है। स्नेहा गौरी को धीरे धीरे पागल बनाकर छोड़ देना चाहती थी ताकि उसे राहुल या उसके घर वाले चाहकर भी नहीं रख सके। लेकिन गुड़िया की एक समझदारी ने कितने लोगों की जान बचा ली थी। जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो स्नेहा ने साफ कह दिया कि वह गौरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। तभी गौरी पीछे से ताली बजाते हुए आई और बोली, वाह बहन वाह, बहन हो तो ऐसी, अगर इस दुनिया में आप जैसी बहन हो तो मैं तो कहती हूँ कि भगवान किसी को बहन ही ना दे। और अगर गौरी ने वो सारी बातें बताई जो स्नेहा ने उसके साथ किया था, उसने राहुल के आने से पहले ही उन लड़कों को अपने पक्ष में कर दिया था, क्योंकि एक दिन अस्पताल में उसकी मां मिली थी। उन्होंने उसे पहचान लिया था और डॉक्टर से मिलकर मुझे वो दवाइयाँ देने के लिए कहा जो मेरे सेहत के लिए ठीक हो। लेकिन स्नेहा डॉक्टर साहब से वो दवाइयाँ देने के लिए कहकर आती थी जिन दवाइयों से मैं पागल हो जाती और मैं बीच बीच में जानबूझकर अपनी हालत खराब होने का बहाना करती।
ताकि मुझे खुली हवा में सांस लेने मिले और मेरी माँ से बात हो सके। तब तक उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ गए। उसकी मम्मी ने भी बयान दिया कि उनकी बेटी स्नेहा की कितनी घटिया चाल थी अपनी ही बहन को पागल बनाने की। अब अदालत में फैसला हुआ कि स्नेहा को आजीवन कारावास की सजा होगी और गौरी को उसका परिवार फिर से वापस मिलेगा। गौरी ने जब अपनी असली मम्मी को देखा तो वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और वो उसे सारी बातें बता दी कि किस तरह से उसकी सौतेली मम्मी उसे परेशान करती थी और उसके दादा दादी को मार पीट करके काम करवाती थी और उन पर अत्याचार करती थी। गौरी को पाकर तो राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्वर्ग का सारा सुख ही मिल गया हो। उसने गौरी से वादा लिया कि अब वह उसमें और उसके परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। राहुल की बच्चों की तरह बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े। उसके बाद गौरी ने अपनी बहू होने के सारे फर्ज निभाए, अपने सास ससुर की खूब सेवा की, अपनी गुड़िया को अच्छी परवरिश दी और अपने पति का भी खूब ध्यान रखा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।